the law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे चाहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुझे जाने दो। मानव शर्मा ने ये कहते हुए कि मेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई तो मर्दों की बात करो, उनके बारे में भी तो कोई सोचो, ये कहते हुए अपने जीवन को खत्म कर लिया। निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, वो दौर बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। मैं खुद इस दौर से 8 साल गुजरी हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस बात का समाधान जिंदगी को खत्म करना नहीं है, समाधान है फाइट करना है। अगर आप चाहते हैं कि एक मुद्दा जीवंत रहे, एक मुद्दा जीवित रहे, तो उसके लिए आपको जिंदा रहना जरूरी है, आपके अंदर जिंदगी को जिंदा रहना जरूरी है। जब व्यक्ति किसी केस को लड़ने का फैसला करता है तो वो एक कानूनी लड़ाई के साथ कई लड़ाइयाँ अपने आप जन्म ले लेती हैं, ये एक चक्र है, और फिर महीने की तारीखें कम पड़ जाती हैं और केस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मेरे लाइफ में जो मेंटोर हैं, फाइट फॉर योर राइट के फाउंडर, उन्होंने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी से फ्लाइट नहीं, फाइट करना है, ज़िंदगी से आपको लड़ के अपनी ज़िंदगी जीनी है। और फिर उन्होंने ही मुझे सूत्र दिया कि बी द वॉरियर, जो मेरे चैनल का नाम है, बी द वॉरियर। आपको योद्धा बनना पड़ेगा, चाहे आप उसको चॉइस से बनिए, चाहे आप फोर्स से बनिए, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। किसी भी मुद्दे को जिंदा रखने के लिए आपको जिंदा रहना जरूरी है। और फिर जब मैंने केस लड़ा तो एक FIR करने के बाद हमारे ऊपर 14 फॉल्स कंप्लेंट्स हुई। उन 14 फॉल्स कंप्लेंट्स का मैंने जवाब दिया, और इसके अलावा कंप्लेंट केसेस अलग से रजिस्टर हुए जिनको लड़ा। जब हम घर से निकले थे एक FIR, एक क्राइम का जवाब देने के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं पता था कि 14 कंप्लेंट्स हमारे ऊपर दूसरी पार्टी आरोपी करेगा। लेकिन जब आपने एक मुद्दे के लिए जीना शुरू कर दिया तो उसके लिए आपको फाइट करना पड़ता है। मैं कहती हूँ कि फाइट आसान नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा समाज ऐसा है, जहाँ पहले से एक मानसिकता बनी हुई है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन मृत्यु किसी चीज़ का समाधान नहीं है, यह भी मैं बार बार कहती हूँ। आप अगर मैट्रिमोनियल केसेस को आज उठा लें तो मैं सिर्फ मैट्रिमोनियल केसेस के समाधान की बात आज करूँगी कि कैसे हम उसमें एक रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि मृत्यु किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। मैट्रिमोनियल केसेस किस लिए किए जाते हैं, सबसे पहले ये सोचना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, और चाहे वो ट्रायल कोर्ट के जजेस हो, और चाहे हम वकील हो, सबको ये सोचना चाहिए कि मैट्रिमोनियल केसेस में किसी ने कोई क्राइम नहीं किया है। पत्नी को खर्चा चाहिए, पति नहीं दे रहा, घर में वो बैठ के इस बात को नहीं सुलझा पा रहे, इसलिए वो कोर्ट में आए हैं। हमें ये देखना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फेयर पिक्चर कोर्ट के सामने आए, और इसके लिए हस्बैंड को भी सोचना चाहिए कि मैं अपने इनकम और एक्सपेंडिचर की फेयर पिक्चर दूं। वाइफ को भी सोचना चाहिए कि वाइफ के लॉजिकल खर्चे कैसे हैं, वो फेयर पिक्चर रखे। और इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा में एक गाइडलाइन दी है जिसको सभी ट्रायल कोर्ट्स को फॉलो करना है, और उसके अकॉर्डिंग दोनों की इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने मेंटेनेंस के अमाउंट को बांधना है। तो सबसे पहले फेयर पिक्चर, जो आपके खर्चे हैं, जो आपकी इनकम है, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, आप उसको फेयरली, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो, दोनों को कोर्ट के सामने रखना चाहिए। दूसरी बात, वाइफ को कभी भी फॉल्स एलिगेशंस में फैमिली मेंबर्स को ड्रैग नहीं करना चाहिए। आपका मोटिव है हस्बैंड से खर्चा लेना, हस्बैंड से मेंटेनेंस लेना, ना कि हस्बैंड की पूरी फैमिली को ले जा करके जेल के अंदर बंद कर देना। फॉल्स एलिगेशंस जब फैमिली मेंबर्स पे लगते हैं तो ये किसी भी बेटे के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है कि वो बुढ़ापे में अपने माता पिता को कोर्ट के पुलिस के चक्कर लगाता देखे, ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो वाइफ को सोचना चाहिए कि फॉर व्हाट पर्पस वो कोर्ट में आई हैं, वो कोर्ट में खर्चा लेने आई हैं, ना कि किसी को जेल डालने के लिए। तो अगर आपके साथ क्रुएलिटी हुई है, नो डाउट आप उसके लिए बोलिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप बिल्कुल उसके लिए आवाज़ उठाइए, ये हर एक महिला का हक है और उसका सपोर्ट भी होना चाहिए। लेकिन मैट्रिमोनियल केसेस में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जहाँ पे फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं और वो एलिगेशंस गिर जाते हैं, तो वाइफ को ऐसे एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। लेकिन मैं हस्बैंड्स के लिए कहूँगी कि अगर वाइफ ऐसे एलिगेशंस लगाती हैं और आप जानते हैं कि एलिगेशंस फॉल्स हैं, ऐसा कुछ आपने नहीं किया है, तो परेशान मत होइए, उसके लिए कानूनी हथियार है आपके पास। आप वो सारी डेट्स जिन पे एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो सारे इंस्टेंसेस जो बोले गए हैं FIR में, उसके खिलाफ आपके पास क्या एविडेंस है? क्या आप उस डेट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस डेट पे वाइफ नहीं थी, या इस डेट पे आपके पेरेंट्स नहीं थे, या इस डेट पे आपकी मैरिड सिस्टर्स नहीं थी वहाँ पे? उस
उसका आपके पास क्या जवाब है उसको एक जगह आप नोट डाउन करिए और फिर आप क्वेश्चन ऑफ FIR डालिए सीधा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आप क्वेश्चन ऑफ FIR डालिए सबकी तरफ से, अपनी तरफ से भी, अपने पेरेंट्स की तरफ से भी, अपनी मान लीजिए अगर आपकी सिस्टर्स को भी ड्रैग किया गया है तो जो भी आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को भी कई बार वाइफ ड्रैग करती हैं ऐसे केसेस में, तो सबकी तरफ से आप क्वेश्चन ऑफ FIR हाई कोर्ट में डालिए और फिर वहाँ जाके आप प्राइमा फेशिये बताइए कि किस तरह से बिना ट्रायल में एविडेंस को एग्जामाइन किए भी मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ ये सारे एलिगेशंस फॉल्स हैं और सिर्फ हैरेस करने के लिए लगाए गए हैं। वो सारे प्रूफ आप हाई कोर्ट के सामने रखिए। और कई केसेस में मैंने देखा है कि हो सकता है कि हस्बैंड के खिलाफ केस को हाई कोर्ट क्वैश ना करे, लेकिन ओल्ड एज पेरेंट्स के खिलाफ और जो मैरिड सिस्टर्स के खिलाफ कि उनकी भी मैट्रिमोनियल लाइफ पे असर पड़ता है। ऐसे केसेस में जब एविडेंस सामने आता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, तो हाई कोर्ट ओनली हस्बैंड को छोड़ के बाकी फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ FIR को क्वैश कर देती हैं और हस्बैंड के बाकी फैमिली जो है वो ट्रायल में ड्रैग होने से बच जाती हैं। ये बहुत ही बड़ा रिलीफ आप हाई कोर्ट से ले सकते हैं। अगर फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया आपकी फैमिली को, तो आप इमीडिएटली FIR के बाद क्वेश्चन ऑफ FIR डालिए हाई कोर्ट में, अपनी कंसर्न हाई कोर्ट में। वहाँ से आप फैमिली मेंबर के लिए भी अगर रिलीफ लेके आ गए तो सिर्फ और सिर्फ फिर केस बचता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। अब आधा स्ट्रेस हस्बैंड का कम हो जाएगा जब फैमिली मेंबर्स आउट ऑफ द केस हो जाएंगे। अब बचता है कि हस्बैंड और वाइफ ने केस को लड़ना है या उसमें उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये अब डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है चाइल्ड के बारे में। हस्बैंड को हमेशा ये सोचना चाहिए कि चाइल्ड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट एनी कॉस्ट आपको अपने चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यू हैव टू पे द मेंटेनेंस अमाउंट टू योर चाइल्ड। आपको ये सोच के चलना चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चाहे किसी भी कोर्ट में अपील डालिए, आप किसी भी कोर्ट में जाइए, आपको बच्चे के लिए मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। सो बी रेडी फॉर दैट, मेंटली आप रेडी रहिए। और वाइफ के लिए आप सोच सकते हैं कि वाइफ के क्राइटेरिया कोर्ट कंसीडर कर सकती है कि वाइफ के अंदर कैपेबिलिटी है कमाने की, वो जॉब कर सकती हैं या वो जॉब कर रही हैं, या और भी सर्कमस्टेंसेज वाइफ के केस में कोर्ट देखेगी। बट इन केस ऑफ चाइल्ड आपको चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये हस्बैंड को पहले ही मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसलिए अपनी फेयर इनकम आप रख दीजिए ताकि कोर्ट उस अकॉर्डिंगली डिसाइड कर ले। अब कई बार ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम आती है कि कोर्ट बायस्ड है। उस केस में आपके पास क्या सॉल्यूशन है? अगर आपको लगता है कि फैमिली कोर्ट या जो आपकी ट्रायल कोर्ट है वो कंसर्न कोर्ट बायस्ड है, आपकी सुन नहीं रही है, वाइफ की तरफ है, या वाइफ को लगता है कि हस्बैंड की तरफ ही है, मुझे नहीं सुन रही है, तो इन दैट केस आपके पास ऑप्शन है कि आप ट्रांसफ़र पिटीशन डाल सकते हैं। ट्रांसफ़र पिटीशन आप सेशंस कोर्ट में डाल सकते हैं कि हमें इस कोर्ट में अपने ट्रायल को नहीं चलाना है, आप कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्योंकि आपको जज बायस्ड है ऐसा महसूस होता है तो आप ट्रांसफ़र पिटीशन डाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक केस आपका एक कोर्ट में चला गया तो आप बाउंड हो गए हैं कि जब तक वो जज है तब तक आपके केस में कुछ नहीं हो रहा, या आपके खिलाफ ऑर्डर पास हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि इलीगली ये सब चीज़ें हो रही है और आपको दिख रहा है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इंतजार करिए कि वो जज का ट्रांसफ़र कितने साल बाद होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कंसर्न सेशंस कोर्ट के सामने ट्रांसफ़र पिटीशन डाल सकते हैं और अपना केस दूसरे सेम लेवल के जज के पास ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और जहां से आपको ऐसा लगे कि अब मेरा केस फेयरली चल रहा है तो एक ट्रांसफ़र आपके पास ऑप्शन है। देखिए, देश में कहीं ट्रांसफ़र कराना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, विद इन द स्टेट आपको ट्रांसफ़र कराना है तो आपको हाई कोर्ट जाना है, लेकिन विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर आपको कोई केस एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करवाना है ट्रांसफ़र, तो आपको प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट में आप ट्रांसफ़र पिटीशन डाल सकते हैं। तो एक ट्रांसफ़र पिटीशन का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि कोई जज बायस्ड है, दूसरी पार्टी की सुन रहा है, आपकी नहीं सुन रहा है, तो ये ऑप्शन हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए खुले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको लगता है कि आपने अपनी बात सारी कह भी दी, सब कुछ आपने अपना रख दिया, पर फिर भी जो ऑर्डर आया वो आपके लिए फेयर नहीं है, आपकी बात को कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया और ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो भी आप ये मत समझिए कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है अपील में जाने का, आपके पास ऑप्शन है रिवीजन में जाने का। उस ऑर्डर के खिलाफ अगर रिवीजन फाइल कर सकते हैं आप रिवीजन फाइल करिए, उस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हैं आप अपील फाइल करिए। आप लोअर कोर्ट की अपील सेशंस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, सेशंस कोर्ट के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फेयर ट्रायल या फेयर जस्टिस हमारे देश में मिले, इसके लिए एक कोर्ट को हमने फाइनलिटी नहीं दी है। हमारे यहाँ हायरार्की है। आप लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको जो ऑर्डर पास होगा वो फाइनल माना जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं ना कहीं तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो एक कोर्ट का ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आपके न्याय की उम्मीद खत्म हो गई या आप केस हार गए। आपके पास अपील का ऑप्शन है, आप अपील का ऑप्शन अवेल करिए। निश्चित रूप से ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हेक्टिक है, लेकिन ज़िंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। आप अगर जिंदा हैं तो आप रास्ते ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी ही नहीं रही तो फिर आगे आप जिसके लिए जान दे रहे हैं, जिस मुद्दे की वजह से आप खत्म कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, वो मुद्दा भी कौन जिंदा रखेगा। निश्चित रूप से जो घटना घटी वो अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि
परेशानी का हल ढूंढना चाहिए, ना कि परेशानी से भागना चाहिए और भागकर अपना जीवन खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन खत्म हो जाएगा पर समस्या वहीं खड़ी रहेगी। समस्या का समाधान होता है उससे भिड़ जाने से, उससे लड़ जाने से, उसका समाधान निकालने के लिए, और समाधान निकालने के लिए जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से अगर आप परेशान भी हैं तो आप बात करिए, आप अपनी समस्या